गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ ग्राफिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू वर्क एनर्जी को आज हम लोग देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग ये देखने जा रहे हैं। ये मैं बनाता हूँ किस लिए? इसको फोकस चेक करने के लिए। फोकस सेट करना पड़ता है, तो फोकस सेट करना के लिए इसको बनाया जाता है। आउट ऑफ फोकस का वीडियो हो गया था, इस वजह से ये करना पड़ता है। ठीक, चलिए आज का पहला क्वेश्चन जो हम लोग लेने जाएंगे, फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग लेंगे वो क्या है? 4 ग्राफ दिया है और उसमें से वेरीफाई की अंडर रूट ई, इसको काइनेटिक एनर्जी कह रहा है, ई को काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1/p प्लॉट कौन सा होगा। और 4 किस्म के प्लॉट दिए हुए हैं, पहचानना है कि इनमें से करेक्ट प्लॉट कौन है। पहला अंडर रूट ई वर्सेस 1/p का प्लॉट, पहला प्लॉट जो हम लोग के पास है वो ये है। दूसरा प्लॉट जो दिया है वो कुछ ऐसा है, ऐसा है, न इधर टच किया है ना उधर टच किया है। तीसरा प्लॉट ऐसा है। चौथा प्लॉट ये आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है। चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी एंड रेसिप्रोकल ऑफ मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड रेसिप्रोकल ऑफ मोमेंटम का प्लॉट हम लोगों को जस्टिफाई करना है कि इन 4 प्लॉट में से कौन सा प्लॉट सही है। ठीक है जी। तो हम लोग फाइंड आउट करें कि क्या रिलेशन है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। यहाँ पर ई से दिया है, हम लोग के से जानते हैं। तो P इजकल टू अंडर रूट 2m, यहाँ अगर E लेते हैं तो ये रिलेशन है। P प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट E। ठीक है, अगर रूट E वर्सेस P का ग्राफ पूछता तो ये हो जाता, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी की कहानी इसमें आ रही, तब तो ये हो जाता है ना। E0 P0 और लीनियर वेरिएशन है P और रूट E के बीच में। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, पूछा है 1/p से। ठीक है, तो अब जो ज्योमेट्री के जानकार, अगर y इक्वल टू x प्लॉट है तो ये तो ऐसा स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, और अगर y इक्वल्स टू 1/x है तो पता है ये कौन सा, किस प्रकार का प्लॉट होता है। इसमें xy इक्वल्स टू 1 हो जाता है, यानी xy इक्वल टू कॉन्स्टेंट, xy इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हाइपरबोलिक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का फंक्शन होता है। जिनको जानकारी हो तो अच्छी बात है, जिनको नहीं जानकारी हो जान ले। प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल्स अगर कांस्टेंट है तो वो हाइपरबोलिक फंक्शन होगा, इट विल बी ए हाइपरबोलिक फंक्शन। तो ऐसे में अगर हम, चूंकि रूट ई पी के प्रोपोर्शनल जाता है, तो 1/p क्या होगा? 1/p का अगर ग्राफ लेते, मैंने रेसिप्रोकल ऑफ p ले, मैंने x की जगह 1/x लेने के लिए अगर चलते हैं तो क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? ये रेसिप्रोकल रिलेशन में जाएगा, रेसिप्रोकल रिलेशन में जाएगा, रेसिप्रोकल रिलेशन में जाएगा। यानी कहने का मतलब कि इसमें कुछ ये बात लागू होगी, xy इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट। xy इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट। xy इक्वल टू कांस्टेंट ग्राफ, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? होगा। ठीक है, ओके। तो ये होगा। इसको जस्टिफाई थोड़ा सा इससे भी कर लीजिए, क्योंकि अगर हम लोग
इसका और इसका प्रोडक्ट ले, ठीक है, तो रूट ई किसके प्रोपोर्शनल जाएगा? प्रोडक्ट लेते हैं तो रूट ई किसके प्रोडक्ट? पी इंटू 1/p इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। ऐसे देखिए, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट ई इंटू पी इंटू 1/p क्या हो जाएगा? 1 आएगा ना। क्यों हम एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट या 1 ले रहे हैं? कॉन्स्टेंट लिए चलिए 1 हो या कॉन्स्टेंट हो, कुछ भी हो, है ना। लेकिन अगर रूट ई और 1/p का प्रोडक्ट लेंगे तो रूट ई प्रोपोर्शनल होगा p के, तो p इंटू 1/p क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी इनका प्रोडक्ट 1 होगा, और इनका अगर प्रोडक्ट 1 होता है इसका मतलब कि ये एक x की तरह ट्रीट होगा, एक y की तरह ट्रीट होगा, एक्स वाई इक्वल टू 1 या कांस्टेंट की तरह ये ट्रीट होगा, और ये प्लॉट जो होगा वो हाइपरबोला होगा, हाइपरबोला होगा। जो लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो कोई टेंशन की बात नहीं, हाइपरबोलिक फंक्शन को अच्छी तरह से जानते हैं। जो नहीं है मैथ्स के स्टूडेंट, वो इतना अगर बात को याद रखते हैं कि एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट एक हाइपरबोलिक फंक्शन होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, तो इससे क्या होगी? बात आपकी बन जाएगी, है ना। ये बन जाएगी, इसमें कहीं कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड के ऊपर दिख रहा होगा। इसको हम पॉज स्टेट में ही क्या कर लिए थे, बना करके फोकस सेट कर लिए थे। ओके, क्वेश्चन ये कह रहा है द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस वेरीज विथ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एज शोन इन द फिगर। माने जैसा इस फिगर में दिखा रहा है फोर्स की वेरिएशन इस तरीके से हो रही है, सर्कुलर है, सेमी सर्कल है। द बॉडी इज इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम एट, ऑप्शन दिया हुआ है स्टेबल इक्विलिब्रियम x इक्वल टू x1 में होगा, बी ऑप्शन दे दिया x इक्वल टू x2 में होगा, सी ऑप्शन दिया है ना, सी ऑप्शन दिया है बोथ x1 x2, बोथ x1 एंड x2, डी ऑप्शन दिया है आपके पास कि नाइदर ऑन x1, नाइदर ऑन x1 एंड x2, ठीक। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या बात हो रही है, पूछा जा रहा है इस ग्राफ से बताइए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट कौन सा है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट कौन सा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट कौन सा है? ठीक है, चलिए तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट अपने को पहले तो बात करें कि इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं। अगर पहले जान रहे हैं तो अच्छी बात है। इक्विलिब्रियम कहते हैं वेयर एफ नेट इज जीरो एंड नेट टॉर्क इज जीरो, दोनों ही, नेट फोर्स भी जीरो हो, नेट टॉर्क भी जीरो हो। तो चलिए यहाँ फोर्स की बात सिर्फ की जा रही है, इसका मतलब टॉर्क नहीं लग रहा होगा उस पर टॉर्क नहीं लग रहा होगा। ओके, टॉर्क की सिचुएशन नहीं बन रही होगी, सिर्फ फोर्स की सिचुएशन बन रही होगी। तो इसकी बात, इसको हम लोग रूल आउट कर लेते हैं। अब एफ नेट जीरो हो तो इक्विलिब्रियम है। अब दो स्टेट हो सकती है इसमें इक्विलिब्रियम की स्थिति में, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम हो सकता है, एक अनस्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम और दूसरा हो सकता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दो बातें हैं। जब नेट फोर्स जीरो हो तो स्टेशनरी स्टेट में होगा, इसीलिए इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। संतुलन की स्थिति में होगा, इक्विलिब्रियम संतुलन कहते हैं। तो क्या कहानी है, कैसे हम लोग जज करते हैं कि पहली बात की इक्विलिब्रियम में है, और स्टेबिलिटी की बात अगर करते हैं तो मैंने बताया था कि मिनिमम द पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम इज द स्टेबिलिटी, हायर इज द पोटेंशियल एनर्जी, लोअर इज द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी लोअर हो जाता है ना, स्टेबिलिटी लोअर हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में हम लोग एक एग्जाम्पल के मदद से इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे देखिए हमारे हाथ में एक पेन है ना, इसको दो स्टेटस में हम इसको रख सकते हैं। एक ये स्टेटस है ना, इसी को लेवल समझ लीजिए, हमारा हथेली जो है इसी को लेवल समझ लीजिए। ओके,
ये भी अभी स्टेबल है, नेट फोर्स लगने वाला 0 है। और ज़रा सा एक चीज़ को गौर कीजिएगा, ऐसे भी हम इसको रख सकते हैं, हालांकि ज़रा सा हथेली हमारा फ्लैट नहीं है, रह नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है, लेकिन रुक सकता है, ऐसे खड़ा किया जा सकता है ना, ऐसे खड़ा है ना, लेकिन स्टेबिलिटी है क्या, लग रहा है कि अब गिर जाएगा, तब गिर जाएगा, ऐसा हो रहा है ना। कारण क्या है कि हम इसको स्टेबल नहीं मान के, देखिए गिर भी गई, कारण क्या है कि उसको स्टेबल नहीं मान के चल रहे हैं। तो कारण इसके पीछे ये है कि इक्विलिब्रियम तो इस स्टेट में जब हम इसको ऐसे रखे हुए थे तब भी ये इक्विलिब्रियम में था, है ना, और जब हम इसको ऐसे लेके इसके ऊपर खड़ा करके रखे हुए थे तब भी ये इक्विलिब्रियम में था। ठीक है, इक्विलिब्रियम में तब भी था। इस स्टेट में कोई भी कह सकता है कि स्टेबिलिटी स्टेबल होगा, इसमें कोई भी कह सकता है क्या, अनस्टेबल होगा। यहाँ पर उसका सेंटर ऑफ मास रहा होगा, हालांकि सेंटर ऑफ मास की डिस्कशन अभी नहीं हुई है, सेंटर ऑफ मास की डिस्कशन अभी नहीं हुई है, तो सेंटर ऑफ मास की डिस्कशन नहीं हुई है, लेकिन हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो सेंटर ऑफ मास को डिस्कस तो करेंगे हम लोग बाद में, लेकिन मोटा बड़ी समझ सकते हैं कि जहाँ उसका टोटल मास क्या हो, सेंट्रलाइज, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये एक सर्टेन हाइट पर है, इसके पास एक्सेस mgh पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है जी, एक्सेस पोटेंशियल एनर्जी है। इसके कंपैरिजन में पोटेंशियल एनर्जी इसके पास भी है और बहुत सारे रीज़न की वजह से इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन एज कंपेयर टू इट इसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। ये इस स्टेट में कब आएगा, जब ये गिर जाएगा। गिर जाएगा तो कितना वर्क डन होगा, वर्क डन mgh होगा, वर्क डन भी mgh होगा। ठीक है, और अगर वर्क डन mgh होता है तो डेल यू इक्वल टू क्या होता है, माइनस डेल डब्ल्यू, यानी कि माइनस mgh, यानी कि डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल एनर्जी अगर डिक्रीज करेगा, वर्क डन पॉजिटिव हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, और पोटेंशियल एनर्जी अगर डिक्रीज किया, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज किया तो वो उसके बाद जब इक्विलिब्रियम में जाएगा तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। आई रिपीट, ये एग्जांपल आप देख रहे हैं, है ना, इस एग्जांपल में फोर्स इस जगह भी नेट फोर्स 0 है, यहाँ भी इक्विलिब्रियम में है, यहाँ पर भी नेट फोर्स 0 है, लेकिन कहानी ये हो रही है कि अगर थोड़ा सा भी इसको डिसबैलेंस किया जाए, ये इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 नहीं रहेगा, इसके सेंटर ऑफ मास पर एक फोर्स लगेगा जो इसको लेकर के लिटा देगा, और ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ग्रेविटी के कारण एक पॉजिटिव वर्क डन होगा, और पॉजिटिव वर्क डन होने के कारण पोटेंशियल एनर्जी इसकी डिक्रीज कर जाएगी। अब पोटेंशियल एनर्जी जब डिक्रीज कर जाएगी, ऐसे सिचुएशन में डिक्रीज स्टेट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के कारण इसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी। अब आप देखिए तो ये जो यहाँ पोर्शन है, ये वर्क डन पॉजिटिव है कि निगेटिव, वर्क डन पॉजिटिव है भैया, है ना, एफ के पॉजिटिव पोर्शन में वर्क डन पॉजिटिव है, मतलब इस दौरान डेल यू क्या हुआ है, डिक्रीज किया है ना, डेल यू डिक्रीज किया होगा, मतलब चेंज हुआ, यू डिक्रीज किया होगा, ऐसा कह सकते हैं। डेल यू नेगेटिव है, डेल यू नेगेटिव है, यानी कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई होगी, डिक्रीज की हुई है। तो एज कंपेयर टू x1, x2 पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रही होगी, लेस हो गई होगी। करेक्ट, इंफॉर्मेशन जो दिया है उसी के बेस पर हम लोग बात कर रहे हैं, क्या सिचुएशन रहा होगा वो हम लोग नहीं जान रहे, लेकिन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉजिटिव वर्क हैज बीन डन इन दिस प्रोसेस, there will be loss in potential energy, and as the potential energy reduces, the stability increases. So at the point x2, the point x2, the stability will be more. अब कितना है नहीं है ये इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा एडिक्वेट नहीं है, लेकिन एज कंपेयर टू x1, x2 पर क्या होगा, वो मोर स्टेबल होगा। यस, हम कह सकते हैं कि अब ये स्टेबल, चूंकि यहाँ पर भी फोर्स 0 है, x2 पर आकर के फोर्स 0 इक्विलिब्रियम तो है, तो एज कंपेयर टू x1, x2 पर क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, x1 पर कंपेरेटिवली वो लेस स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ठीक है जी, तो इस एग्जांपल की मदद से हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात क्या होगा अच्छी तरह समझ में आई होगी। ठीक है,
चलिए अब अगला क्वेश्चन जो हम लोग लेने वाले हैं, अगला क्वेश्चन जो लेने वाले हैं वो है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन ग्राफ। और ग्राफ कुछ ऐसा बना दिया है, ऐसा ले लिया है, इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी, इस पॉइंट को डी कह रहा है। डी कहने के बाद ये कह रहा है कि दिस इज अ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन ग्राफ। एट विच पॉइंट ऑफ द कर्व द एक्टिंग फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो। किस पॉइंट पर इस पर लगने वाला फोर्स यानी बल जीरो है। ऑप्शन में ए ऑप्शन लिख ही देते हैं, सी दिया है, अगला ऑप्शन बी दिया है, अगला ऑप्शन बी एंड सी दिया है, अगला ऑप्शन चौथा ऑप्शन ए एंड डी दिया है, ए एंड डी दिया है। इस क्वेश्चन का जवाब जिन लोगों ने अब तक का हमारा वीडियो जो ग्राफिकल प्रॉब्लम का पिछला 2 वीडियो जिन्होंने देखा होगा वो आराम से बता सकते हैं कि किस पॉइंट पर इसकी फोर्स ज़ीरो रही होगी, किस पॉइंट पर फोर्स जीरो रही होगी। देखिए F होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो जहाँ पर डी यू बाई डी एक्स जीरो होगा, जहाँ पर डी यू बाई डी एक्स जीरो हो जाएगा वहीं पर फोर्स जीरो होगा। तो कहाँ पर डी यू बाई डी एक्स जीरो होगा, कहाँ पर डी यू बाई डी एक्स जीरो होगा? तो किसी भी कर्व का डी यू बाई डी एक्स मतलब वो पॉइंट जिस पॉइंट पर डॉन टेंजेंट हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, जो पोजीशन एक्सिस के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, वही वो पॉइंट क्या होगा, डी माने ये फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो पॉइंट होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है वहाँ पर कब, जरा देखिए तो बी पॉइंट पर ड्रॉन टेंजेंट और सी पॉइंट पर ड्रॉन टेंजेंट ये एक पोजीशन एक्सिस के क्या हो जा रहा है, पैरेलल हो जा रहा है ना। तो ये सिचुएशन डी वाई डी एक्स जीरो जो हम इससे पहले का इससे पहले और उससे पहले का जो वीडियो रहा होगा उसको अगर यदि कोई देखे है ना, ये पार्ट 9 होने वाला है, 7 में देख लीजिए, पार्ट 7 में देख लीजिए। तो यहाँ पर पूरा डिटेल में हम बताए हुए हैं। ये बी पॉइंट या सी पॉइंट ये ऐसे पॉइंट है जहाँ पर डॉन टेंजेंट पोजीशन एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। यहाँ इन दोनों पॉइंट पर क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स जीरो होगा। तो डी यू बाई डी एक्स जहाँ पर जीरो होगा वहाँ पर फोर्स जीरो होगा। चूँकि यहाँ पर डी यू बाई डी एक्स जीरो रखेंगे तो माइनस ऑफ जीरो इज जीरो, माइनस ऑफ जीरो इज जीरो। ठीक है, तो ये इस हिसाब से यहाँ पर जो ऑप्शन सी है बी एंड सी वो पॉइंट होंगे जहाँ पर एक्टिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। एक चीज़ ज़रा मैं यहाँ पर आपको बतला दूँ लगे हाथ, हालांकि इसका चर्चा मैं कर चुका हूँ, थोड़ा सा अभी क्वेश्चन इस जगह पर है तो ये चूँकि हमको क्वेश्चन का आंसर लाना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है इस माध्यम से कुछ न कुछ सिखाना। ठीक है, ये जब f माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, अब इसको हर कहानी ख़त्म कीजिए। इससे कुछ और सिखाने का नौबत हमको मिल रहा है, दिख रहा है, इसलिए मैं देख रहा हूँ। अगर आप ए बी सेक्शन या सी डी सेक्शन पर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, है ना, कोई भी टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, तो आप देखिएगा क्या आपको देखने को क्या मिलेगा कि इस सेक्शन में, ए बी सेक्शन में ये थीटा एक्यूट होगा, लेस देन जीरो होगा, माने tan थीटा पॉजिटिव होगा, यानी डी यू बाई डी एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है जी, इधर भी, इस सेक्शन में भी, इस सेक्शन में भी, मतलब ए टू बी सेक्शन में इंक्रीज़ कर रहा है पोटेंशियल, सी टू डी में इंक्रीज़ कर रहा है पोटेंशियल, बी टू सी में वो डिक्रीज़ कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ कर रही है। तो ऐसे में यहाँ पर भी थीटा एक्यूट होगा, tan थीटा हमारा पॉजिटिव होगा, डी यू बाई डी एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। मतलब जिधर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी वहाँ पर फोर्स, जब पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर फोर्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, यहाँ पर भी फोर्स नेगेटिव होगा। तो कभी ऐसा क्वेश्चन भी रह सकता है कि किस पोर्शन में फोर्स हमारा नेगेटिव है। तो जहाँ पर डी यू बढ़ेगी, जिधर देखिए पोटेंशियल एनर्जी जब बढ़ रही हो इस सेक्शन में, यहाँ एफ पॉजिटिव है, यहाँ इस पोर्शन में भी एफ पॉजिटिव है, और या जहाँ देख रहे हो कि ये पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ कर रही है वहाँ फोर्स क्या होगा, अरे सॉरी उल्टा बोल गए, यहाँ फोर्स निगेटिव है, यहाँ भी फोर्स निगेटिव होगा। फोर्स निगेटिव होगा तो
पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। निगेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस पे वर्क डन जब होता है, कंजर्वेटिव फोर्स की बात करता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात नहीं कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, हमारी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। और इस सेक्शन में बात करें, यहाँ पर फोर्स पॉजिटिव होगा और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। यानी डिक्रीजमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट, पॉजिटिव फोर्स। इससे पहले वाला ग्राफ जो इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में देखिए ना, वहाँ पर जो ये वाला जो हम लोग बताए थे पॉजिटिव फोर्स था ना, पूरा जो वर्क डन निकाल रहे थे, यहाँ पर जो वर्क डन निकाले एरिया निकाल रहे थे, तो ये एरिया से वर्क डन जो था ये पॉजिटिव था, फोर्स पॉजिटिव था, इसलिए वर्क डन क्या था, पॉजिटिव था, है ना। तो उल्टा रिलेशन होता है, इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी फोर्स इज निगेटिव और डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी फोर्स इज पॉजिटिव। इसको सही और सीधा तरीका से ऐसे बोला जाता है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड एक्टिंग कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, को जो भी कंजर्वेटिव ग्रेविटेशनल फील्ड हो या हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो या हो हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो या जिस टाइप का भी फील्ड के अंदर हम क्या करते हैं, अगर अगेंस्ट द फोर्स अगर हम मूव कर रहे होते हैं तभी जा करके हमारा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। मतलब निगेटिव वर्क डन होने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। इस बात को मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से इसको रिकॉल करा हम दे रहे हैं। और वहाँ पर जीरो होगा जहाँ पर ये टर्न होगा, जहाँ घटने से बढ़ना बढ़ने से घटना जैसा प्रक्रिया देखने को मिलेगा। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब लिया जाए। तो बोर्ड के ऊपर F वर्सेस X प्लॉट दिख रहा है फॉर ए स्प्रिंग, फॉर ए गिवन स्प्रिंग। ये F वर्सेस X माने कंप्रेशन या जो कुछ भी है, जस्ट ये हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। तो अब ऐसे सिचुएशन में हमसे कहा गया कि अगर स्प्रिंग को, जो भी स्प्रिंग है, एक नेचुरल लेंथ उसका एल रहा होगा, है ना, उसको अगर हम क्या करते हैं, आधा करते हैं। सपोज डैट एक स्प्रिंग रहा होगा, है ना, स्प्रिंग रहा होगा, उस स्प्रिंग को आधा कर दिया जाए। मतलब एल लेंथ रहा होगा, अब उसकी लेंथ कितनी कर दी जाए, L/2 कर दी जाए। तो कहता है कि जो न्यू स्प्रिंग होगा उस पर जो उसका जो प्लॉट होगा उसमें ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन कि ये लाइन एफ की तरफ शिफ्ट करेगा, ये लाइन शिफ्ट किधर शिफ्ट करेगा, माने एफ टुवार्ड्स एफ। बी बात कह रहा है टुवार्ड्स एक्स, माने एक्स की तरफ शिफ्ट करेगा। सी बात कह रहा है कि remain as it is। डी ऑप्शन कह रहा है becomes double of length, पता नहीं, become double in length, ऐसी बात की जा रही है, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अगर हम इसको हाफ कर दें क्या फर्क पड़ेगा इसके ऊपर, क्या कोई फर्क पड़ेगा, क्या हमारे स्प्रिंग कांस्टेंट पर इसका कोई फर्क पड़ेगा। सोचिए, अगर हम लोग किसी स्प्रिंग को काट करके दो टुकड़े में बांट देते हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट पर कोई फर्क पड़ेगा क्या। तो जवाब है स्प्रिंग कांस्टेंट पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काहे कि के होता है
अब इस फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, मैंने कोई W फोर्स दे रहे हैं अपॉन क्या होता है लेंथ, यानी कहने का मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट होता है हमारा फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ पर अगर यदि कितना फोर्स लग रहा होता है ना, पर यूनिट एलोंगनेशन, फोर्स पर यूनिट एलोंगनेशन मतलब यूनिट लेंथ में एलोंगनेट करने में कितना फोर्स लगेगा, क्या वो डबल हो जाएगा? या सोच के देखिए तो पहले जो स्प्रिंग था उसके यूनिट लेंथ यानी कि 1 मीटर में उसको स्ट्रेच करने में, मान लीजिए ये है, अगर हम इसको 1 मीटर स्ट्रेच करना चाहते हैं या 1 सेंटीमीटर स्ट्रेच करना चाहते हैं या 1 मिलीमीटर स्ट्रेच करना चाहते हैं, तो जितने वेट की रिक्वायरमेंट होगी अगर आधी कर दी जाए तो उसको खींच करके लंबा करने में उतने ही लेंथ को लाने में क्या होगा, फोर्स डबल हो जाएगा। यस, पता नहीं सिर्फ थोड़ी देर पहले मैं क्या बोल गया हमको ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन ज़रा गौर करके देख लीजिए, यहाँ पर खुद भी मैं इसको देख रहा था, है ना। तो इसको मान लीजिए अभी इसको अगर 1 मीटर का स्ट्रेच देने में W फोर्स लग रहा है, इसको आधा कम कर दीजिएगा तो उसको 1 मीटर स्ट्रेच या कंप्रेशन देने में जो रिक्वायर्ड फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, है ना। अरे भैया इतना लंबा है, इस चीज़ को मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक लाने में आप F फोर्स देते हैं, अब इसको आधा कर दीजिए, अब इतना बढ़ाने में टोटल लेंथ आधा करने के बाद, है ना, इतना बढ़ाने में आपको फोर्स क्या करना पड़ेगा, डबल कर देना पड़ेगा। तो फोर्स डबल हो जाएगा, यानी कि इसका जो ये है क्या K, यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट, वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जब स्प्रिंग कांस्टेंट उसका डबल हो जाएगा, ऐसे सिचुएशन में अब रिक्वायर्ड फोर्स हमेशा से डबल रहेगी। अमाउंट ऑफ स्ट्रेच के हिसाब से चलते हैं, तो यहाँ पर जो ग्रेडियंट F/x का जो आप देख रहे हैं, F/x यहाँ ग्रेडियंट बताएगा, है ना। अब चूंकि फोर्स डबल हो जाएगा तो ऐसे सिचुएशन में सेम x के लिए जो रिक्वायर्ड फोर्स होगा वो इसका डबल होगा। मतलब अगर अभी ग्रेडियंट थीटा है तो अब की बार वो क्या हो जाएगा, अब 2 थीटा हो जाएगा, अब ये 2 थीटा हो जाएगा। तो 2 थीटा हो जाएगा, दैट मीन्स 2 थीटा नहीं, अगर ये tan थीटा गलत बोल रहे हैं, है ना, अगर इस समय tan थीटा है तो अगले सिचुएशन में वो 2 tan थीटा होगा, तो 2 tan थीटा ग्रेडियंट हमारा डबल हो जाएगा, है ना, यानी कि 2Fx हो जाएगा। तो ये इसको डबल करने के लिए, इसका मतलब कि ये लाइन किधर शिफ्ट कर जाएगी, ये लाइन शिफ्ट कर जाएगी किधर, फोर्स के साइड में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, F होगा। ठीक है जी। तो कुछ बातें ऐसी होती है जो नॉर्मली देखने में झटके में तो लगता है कि जैसे कि कोई स्प्रिंग आधा कर दिया जाए तो उसके स्प्रिंग कांस्टेंट में फर्क नहीं पड़ेगा जी। डेफिनेशन से आइए, डेफिनेशन कहता है ना, पर यूनिट एलोंगनेशन, K इज व्हाट, फोर्स पर यूनिट एलोंगनेशन। तो पर यूनिट एलोंगनेशन में कितना फोर्स लगेगा, अब उसी यूनिट फोर्स जब आधा कर देंगे तो उसी यूनिट एलोंगनेशन में रिक्वायर्ड फोर्स क्या होगा, डबल हो जाएगा, होगा ना, है ना। अरे भैया 1 मीटर का अगर स्प्रिंग हो तो उसको 1.5 मीटर करना कंपैरेटिवली इजी है, जबकि अगर आधा मीटर का हो और उसको 1 मीटर करना पड़े, मतलब उसको 50% बढ़ाना की नौबत आ जाए, है ना। तो उसको तो यहाँ पर तो 1 को अगर 1.5 करना है तो आपको क्या करना है ना, 50% इंक्रीजमेंट करना है। लेकिन आधे मीटर को अगर यदि डबल करना हो, मैंने 1 मीटर करना हो गया, 50 सेंटीमीटर और बढ़ाने की नौबत आ गई, तो डबल में 200% इंक्रीजमेंट की बात होगी। बात समझ रहे कि नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, कि अगर लेट सपोज कि आपके पास 1 मीटर का कोई स्ट्रिंग है, इसको अगर 1.5 मीटर करना चाहते हैं तो कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, आप इसका मतलब कि आप 150% इसको करना चाह रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर ये खुद ही इसको अगर आधा कर दीजिए और तब इतना ही यानी कि 50 सेंटीमीटर ही आप बढ़ाना चाहते हैं, है ना, तो 50% ही बढ़ाना चाहते हैं, तो पहले ये 50 सेंटीमीटर था, अब बढ़ गया 50 सेंटीमीटर, यानी कि 100% का इंक्रीजमेंट हुआ, यानी कि अब इसका लेंथ कितना होगा, 200%। यानी कि इनफैक्ट
आप पहले जो 150% अलॉन्ग 150% स्ट्रेच हो रहा था, अब वो स्ट्रेचिंग कितनी हो रही है 200% तक, रिक्वायर्ड फोर्स क्या होगा, बढ़ ही जाएगा, रिक्वायर्ड फोर्स बढ़ ही जाएगा। तो ऐसे में ये आपका फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा, तो ग्रेडियंट ऑफ द कर्व क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा। ये एक प्लॉट है और प्लॉट रिलेटेड है एक वन डायमेंशनल कोलाइजन से। एक m मास का ऑब्जेक्ट है, u की वेलोसिटी से मूव करते हुए दूसरे m मास के ऑब्जेक्ट से कोलाइड करता है। क्या करता है, कोलाइड करता है, कोलाइड करता है। और इसमें अब कहानी क्या है, क्वेश्चन जो दिया है उसके हिसाब से कोलाइड करता है, वन डायमेंशनल कोलिजन होता है इनके बीच में। ठीक है, वन डायमेंशनल कोलिजन इनके बीच में होता है। ठीक है, m मास है, m मास है। ओके, कहता है कि फर्स्ट t/4 जो टोटल टाइम कांटेक्ट में रहता है वो t है। पहली बात कि टोटल टाइम ऑफ कांटेक्ट t है, टोटल टाइम ऑफ कांटेक्ट इनका क्या है, t है, मतलब जितने देर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहते हैं t है। और उसमें t/4 टाइम तक, t/4 पीरियड में उसका फोर्स लीनियरली t/4 टोटल टाइम आपका t है, और t/4 में लीनियरली उसका फोर्स इंक्रीज करके f0 तक जाता है। जैसे टकराता है, टकराने के बाद पहला वाला दूसरे पर क्या करता है, फोर्स अप्लाई करना चालू करता है इलास्टिकली, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, और वो t/4 तक लीनियरली इंक्रीज करते करते वो f0 तक पहुंच जाता है। ठीक है, f0 तक पहुंच जाता है। और t/4 तक इनके बीच में क्या हो रहा है, t/4 तक इनके बीच में फोर्स 0 to t/4 टाइम पीरियड तक 0 to f0 हो जा रहा है। ओके, उसके बाद कहता है क्या कि ये करेक्ट, ये m ये t/2 टाइम पीरियड तक ये फोर्स लगता रह जाता है, कॉन्स्टेंटली उस पर लगता रह जाता है। f0 फोर्स जो है वो t/2, मतलब स्टेप समझिए, पहले आके टकराना है, टोटल टाइम पीरियड उसका t का है, टोटल टाइम पीरियड उसका t का है कांटेक्ट का। इसमें आप सेक्शन देखिए कि t/4 टाइम में लीनियरली उनके कांटेक्ट फोर्सेस इंक्रीज करते हुए 0 to f0। एक बॉल होगा इलास्टिक, दूसरा होगा इलास्टिक, जैसे टकराया होगा तो वो कंप्रेस होना स्टार्ट हुआ होगा, कंप्रेस होना स्टार्ट हुआ होगा तो लीनियरली फोर्स इंक्रीज करना चालू किया होगा, तो लीनियरली फोर्स इंक्रीज करके 0 to क्या हो गया होगा, f0 वो पहुंच गया होगा, 0 to f0 वो इंक्रीज कर गया होगा। अब इसके बाद कहता है कि जो t/2 जो टोटल टाइम ऑफ कांटेक्ट है उसमें t/2 टाइम पीरियड तक t/2 टाइम पीरियड तक वो फोर्स कंटिन्यूसली उस पर एक्ट करता रहता है। ओके, इसके बाद वो एक्सपैंड होना चालू हुआ होगा, वो एक्सपैंड होना चालू हुआ होगा, करेक्ट है ना, एक्सपैंड होना चालू हुआ होगा। तो एक्सपैंड होना चालू हुआ होगा और ये फिर पीरियड कितने का है, यहाँ फोर्स f0 से फिर से कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, f0 से 0 हो जा रहा है, और f0 से कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, f0 से 0 हो जा रहा है। किस टाइम पीरियड के दौरान, लास्ट वाला t/4, लास्ट वाला t/4। ओके, यहाँ ग्राफ में आपको ये 3 मार्किंग दिया है, t/4 प्लस t/2, इसलिए 3t/4 होगा, है ना। तो t/4 पीरियड तक फोर्स 0 हो जाता है। ठीक है, 0 हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, वो बॉल अगर वन डायमेंशनल कोलिजन सेम मास हो, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन हो रहा हो, तो ये वाला क्या होगा, रुक जाएगा, पहला वाला रुक जाएगा, ये रुक जाएगा, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, और ये इसका मोमेंटम कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम हो के mu मोमेंटम से आगे की तरफ ये बढ़ जाएगा, है ना। mu मोमेंटम से आगे की तरफ क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। तो mu मोमेंटम से आगे की तरफ बढ़ जाएगा, तो है ना। अब ऐसे सिचुएशन में हमसे ये पूछा गया है कि व्हाट इज द, इस प्लॉट को देखिए और चेंज इन मोमेंटम का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर दीजिए ऑप्शन में चुन करके। ऑप्शन में देख लीजिए आपको कौन सा ऑप्शन है, उसको टिक कर दीजिए। यानी कि अपने को निकालना है mu,
ठीक है, अपने को निकालना है mu। अगर अपने को mu का वैल्यू पता करना है गिवन प्लॉट से, जो इन्फॉर्मेशन लेना है इसका लेना है ना, नहीं मोमेंटम नहीं, सॉरी नॉट मोमेंटम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ नॉट। मास दिया है, वेलोसिटी दिया है, ये जो फोर्स जो डेवलप कर रहा है वो कितना है, उसको बताइए कि ये कितना होगा। मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम एम यू है, मास दिया ही, यू वेलोसिटी प्रोवाइडेड है, तो ये एफ नॉट की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि जो द मैक्सिमम फोर्स डेवलप करेगा वो कितनी होगी। पहले सिचुएशन को समझ लीजिए, सिचुएशन हमने समझा भी दिया, फिर भी समझ लीजिए। जो इलास्टिक ऑब्जेक्ट अगर जब टकराते हैं, ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी भी जोड़ी है, तो पहले वो कंप्रेस हो जाएगा, है ना, कंप्रेस हो जाएगा, कुछ देर तक में कंप्रेस होकर के फिर ऐसे कांटेक्ट में रुकेगा, इसके बाद फिर से क्या होगा, एक्सपेंड करना चालू करेगा। मतलब पहले ये इसको कंप्रेस हुआ, कंप्रेस होकर के इसकी जो भी काइनेटिक एनर्जी रही होगी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट की होगी, और कुछ देर तक, कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए वो रहा होगा, फिर ये एक्सपेंड करके ये चल देगा। मतलब ये आकर के कंप्लीट कंप्रेस होकर के अपनी पूरी सिस्टम की क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी डेवलप कर जाता है, और फिर तब ये पोटेंशियल फिर से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके निकल जाता है। ये सिचुएशन होता है। इस प्रोसेस में 3 स्टेप हो गए, पहला कंप्रेशन, फिर कुछ टाइम लगा बीच का कांटेक्ट का, फिर तब वो एक्सपेंशन। ये होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का प्रोसेस। तो ऐसे में अब अपने को निकालना है फोर्स की वैल्यू। अब यहाँ पर आपको दिया है क्या, एफ टी प्लॉट, यहाँ पर दिया है एफ टी प्लॉट। एफ टी प्लॉट अगर यहाँ दिया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इम्पल्स इम्पार्टेड, चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स इम्पार्टेड, इम्पल्स imparted equals to change in momentum del p। impulse imparted is change in momentum। तो impulse imparted को किससे लेते हैं, फोर्स इनटू टाइम से। impulse imparted फोर्स इनटू टाइम से, चेंज इन मोमेंटम mu, पहले mu था बाद में 0, या पहले 0 था बाद में mu हुआ, जैसे जिस तरीके से लीजिए, जिस तरीके से लीजिए। तो अब ऐसे सिचुएशन में इम्पल्स इम्पार्टेड एफ टी प्लॉट है, तो फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट होगा। तो इसका जो एरिया होगा, ये जो टोटल ट्रेपेजियम दिख रहा है, इसका जो एरिया होगा, यही एरिया क्या प्रोवाइड करेगा हमको, इम्पल्स इम्पार्टेड। तो इम्पल्स इम्पार्टेड हमको किससे मिल जाएगा, जरा देखिए तो, एफ नॉट, इसका एरिया निकालिए, छोड़िए भूल जाइए कि अभी इम्पल्स की निकाला है, इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालना है तो 1/2 बेस सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स। तो एक साइड से t है, दूसरे साइड से t/2 है, इनटू एल्टीट्यूड, मतलब एफ नॉट दैट इज व्हाट, डेल p, चेंज इन मोमेंटम, यानी कि mu ही तो चेंज इन मोमेंटम है। तो अब ऐसे सिचुएशन में देखिए तो ये होगा कितना, 2 2 2 3t/4 यहाँ हो गया, एफ नॉट इजकल टू वाट, mu। तो एफ नॉट इजकल टू 4 mu बाई कितना, 3। करेक्ट। ज़्यादा टाइम इसमें देगा नहीं कि आप इतना, जितना लंबा हम समझाए हैं उतना समझाने की नौबत आपकी नहीं आएगी। लेकिन एक पर्सन जिसका कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड बेहतर है, अच्छी प्रैक्टिस बनी हुई है, कॉन्सेप्ट भी बेहतर होना चाहिए और अच्छी अप्लाइड क्वेश्चन को लगाने की प्रैक्टिस अच्छी होगी, वो बहुत जल्दी सोच लेगा कि ये प्लॉट दिया है तो इसे चेंज इन मोमेंटम हम निकाल सकते हैं, और चेंज इन मोमेंटम चूँकि इम्पल्स इम्पार्टेड के बराबर होता है, वहाँ से हमारा एफ नॉट यूज़ होगा और एफ नॉट से हमको वो निकल जाएगा। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें यही तो टेस्ट करता है कि आप किसी भी सिचुएशन को कितने बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, एप्लीकेशन को कितनी बेहतर से समझ, कॉन्सेप्ट कितना बेहतर है और उसकी एप्लीकेशन को कितना बेहतर तरीके से आप समझ पा रहे हैं। तो दैट इज़ द टेस्ट। यही तो टेस्ट होता है आपका, जो भी नीट का एग्ज़ाम होता हो या JEE का एग्ज़ाम होता है, उसमें यही तो टेस्ट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में 4 प्लॉट दे दिया है, ऑप्शन पहले मैं डाल दूं, क्वेश्चन बाद में डालता हूं। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोजीशन प्लॉट एक ये दे दिया है, बी प्लॉट हमारा कुछ ऐसा है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस ये यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक। सी ऑप्शन हमारा
सी ऑप्शन हमारा स्ट्रेट लाइन दे दिया है, डी ऑप्शन हमारा, बी ऑप्शन ऐसा दे दिया। अब सबको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि ये ऑप्शन नहीं होगा, इसीलिए हम जैसे उसको देखें। खैर, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम कांस्टेंट एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, विथ पोजीशन काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ेगी। तो अब बोल रहा है कि इनमें से काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोजीशन ग्राफ कौन सा है? बहुत ही सिंपल है, शायद ऐसा एक आध क्वेश्चन हम बता दिए, बहुत ही सिंपल है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है वर्क डन नेट, और वर्क डन का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एक्स। जीरो पोजीशन से स्टार्ट हो, ओरिजिन से, तो एफ डेल एक्स ही एक्स हो जाएगा। और अगर फोर्स कांस्टेंट है, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो फोर्स कांस्टेंट है, यानी काइनेटिक एनर्जी ई से ही सीधे सीधे आई है, के से, है ना, तो के प्रोपोर्शनल टू किसके जाएगा भैया? एक्स। लीनियर डिपेंडेंसी है, ये होगा, ठीक है, ये होगा। तो बहुत देर से लंबा लंबा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन देख रहे हैं, तो सोचे कि एक तो छोटा सिंपल कॉन्सेप्ट का भी क्वेश्चन इजी देख लिया जाए, बुराई क्या है उसमें, ठीक है जी। तो पोजीशन के साथ काइनेटिक एनर्जी की डिपेंडेंसी लीनियर डिपेंडेंसी होती है, सीधा सीधा रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी के साथ में पोजीशन का। ये चीज़ ऐसे भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ए पार्टिकल इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स एफ इक्वल्स टू के एक्स, या के स्प्रिंग कांस्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। क्वेश्चन जरा हम लोग के एक्स देखते हैं तो सोचते हैं कि स्प्रिंग फोर्स होगा, नहीं जी। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि के इज ए पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट है ये, एक्स इज द पोजीशन, ठीक, एक्स पोजीशन होगा। और प्रोवाइडेड है कि एट एक्स इजकल टू 0, यू इजकल टू 0, ओरिजिन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन? अब देखिए ग्राफ दिया हुआ है, पहला यू एक्स का प्लॉट, एक पहला ये ऑप्शन दिया है, बी में यू वर्सेस एक्स का प्लॉट ऐसा दिया है, सी में u वर्सेस x का प्लॉट ऐसा दिया है, डी में u वर्सेस x का प्लॉट पोटेंशियल एनर्जी ऐसा दिया है। एक बात तो तय है, x 0 पर u 0 चारों के चारों में है, ठीक है ना। ओके, चलिए, तो यहाँ से हमको किसी को रूल्ड आउट नहीं कर पाते हैं। k इज ए पॉजिटिव नंबर। पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका माइनस डेल डब्ल्यू होता है, और माइनस डेल डब्ल्यू निकालने का तरीका माइनस एफ डी एक्स, माइनस एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा। माइनस एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए चलेंगे तो के एक्स डी एक्स, स्प्रिंग फोर्स की बात बिल्कुल नहीं है, तो के एक्स स्क्वायर, तो ये के एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, यानी माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इज द पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट एक्स बीइंग स्क्वायर। एक्स एक स्क्वायर नंबर है और ऑलवेज क्या होगा? नेगेटिव, पॉजिटिव होगा। तो अगर ये चीज़ पॉजिटिव है, के पहले से पॉजिटिव है, तो अगर माइनस दो तो पॉजिटिव है ही, तो ये सब के सब, ये बाकी के 3 ये पॉजिटिव होंगे, अगर इन पर माइनस लगा दिया जाए तो ये चीज़ निगेटिव होगा। यानी कहने का मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा से निगेटिव बनी रहेगी, और निगेटिव बनी रहेगी इसका मतलब कि जो भी ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। मतलब सिर्फ साइन के बेस पर हम 3 को रूल्ड आउट कर दिए। अब जरा सा ये तो गौर कर लीजिए कि u वर्सेस u प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर, ये पैराबोलिक फंक्शन होगा। हम लोग अगर एक्स स्क्वायर के हिसाब से देखते तो 2 प्लॉट हमको दिख रहा था, 2 प्लॉट दिख रहा था, एक ये और एक ये, है ना। लेकिन
यहाँ पर ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज क्या रह रही है, पॉजिटिव रहती है। ये स्प्रिंग वाला कहानी है, ऑसिलेटिंग स्प्रिंग की है, ये ऑसिलेटिंग स्प्रिंग का ग्राफ है ना। ऑसिलेटिंग स्प्रिंग का ग्राफ है। फोर्स हमेशा से, फोर्स उसका क्या होता है, टुवर्ड्स द सेंटर लगा होता है, डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, तो हमेशा से पोटेंशियल एनर्जी या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होती है, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो स्प्रिंग वाला कहानी, स्प्रिंग में ऑसिलेशन स्प्रिंग में यही होगी, यही कहानी होगी, है ना, यही कहानी होगी। लेकिन यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि ये स्प्रिंग फोर्स है नहीं है, ये बात नहीं, ठीक है। इसमें कोई देख करके कोई एक जन कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर हमेशा से पोटेंशियल एनर्जी या तो जीरो नहीं तो निगेटिव रहती है भाई। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारी हमेशा से क्या रहती है, निगेटिव रहती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब हम लोग ग्रेविटेशनल पुल के हिसाब से देखते हैं, तो अगर हम यहाँ अर्थ पर हैं तो हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, निगेटिव है। इसी को जीरो करके एस्केप वेलोसिटी निकाला जाता है। इसी पोटेंशियल एनर्जी को जीरो करने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी उसके साथ ऐड कर दे, ताकि उसकी टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जीरो हो जाए, तो उससे हम लोग एस्केप वेलोसिटी निकालते हैं। तो डेफिनेटली ये एक ऐसे फील्ड की बात की जा रही है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी इस फील्ड के एक्सट्रीम पोर्शन पर, ये जो जहाँ से भी फील्ड रहा होगा, स्टार्टिंग पॉइंट पर ही यहीं से इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और जैसे जैसे फील्ड के अंदर आते जाएंगे वैसे इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। ये तब होता है जब फोर्स अट्रैक्टिव रहता है ना, अट्रैक्टिव फोर्स रहता है, तो उस जगह पर उस फील्ड के अंदर की पोटेंशियल एनर्जी यूज जनरली हमारी क्या आती है, नेगेटिव आती है। चलिए, इसको तो हम लोग जब जहाँ पर जगह पर जाएंगे तब जो है सो देखेंगे। तो ये हो गई हमारी ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम। तो अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे वन डायमेंशनल कोलाइजन, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो है सो हम लोग देखेंगे। धन्यवाद। और जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हो और समझ में आता हो कि नहीं इससे आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।